अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विश्व में 6वें नंबर पर आ गई है, जो आज से 5 साल पहले 11वें नंबर पर थी। मोदी जी का यह कहना कि ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो बजट आया है इसे 100% भाजपा को उससे फायदा मिलने वाला है। लोक लुभावन बजट 5 साल के कार्यकाल का उन्होंने अपना पूरा प्रस्तुत किया है, लेकिन मोदी जी कभी भी इलेक्शन को लेके अपना काम नहीं करते। मीडिया का कहना था कि सैलरीड क्लास ने मोदी जी को वोट नहीं दिया है, तो उसको खुश करने का थोड़ा सा प्रोविजन मोदी जी ने इसमें कर दिया है। मध्यम वर्ग के जो करदाता हैं इस बजट से बहुत खुश हैं। ये बजट महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारे देश में कितने विकास हुए हैं, तो इसको हम विकासशील बजट मान सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने चुनावों से पहले अंतरिम बजट पेश करके निश्चित ही मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक यही नहीं, पेंशनर की बात के साथ साथ में अगर हम बात करें तो किसान, मजदूर और जो सैलरी बेसिस जो लोग हैं उनको भी तोहफा दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दल इस पूरे बजट पर महज चुनावी बजट बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव से आने वाले बजट पर हम बात करें तो कहीं न कहीं वोट ऑफ अकाउंट के रूप में इसे माना जाता है और हर सरकार चुनाव से पहले अपना अंतरिम बजट पेश करती है। इस बजट पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बजट को लेकर भी अभी तमाम भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आखिर इस बजट से जनता को कितना फायदा होगा? क्या वाकई जो सरकार ने ये बजट पेश किया है आने वाले समय में जनता को इस बजट से फायदा मिलेगा, या महज चुनावी बजट होकर सरकार ही इसका फायदा उठा पाएगी? इस पूरे बजट को लेकर आज हम मथुरा शहर के प्रमुख चार्टर्ड से बात करेंगे और जानेंगे इस बजट पर उनकी राय। आखिर क्या ये बजट जनता के लिए लाभदायक होगा? तो सबसे पहले चार्टर्ड का आप देख रहे हैं कि ये पूरा चार्टर्ड हैं यहाँ, जो कि मथुरा की जो ब्रांच है ICIE, तो उसको हम बात करेंगे पूरा, जो कि इस पूरे बजट को लेकर सबके अलग अलग व्यूज़ हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं मिडिल टेबल पर जाता हूं, जहां पर चार्टर्ड हैं, और अश्विनी खंडेलवाल जी, मैं सबसे पहले आपसे ही इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत करूंगा कि सरकार ने बजट दिया है और लोक लुभावन इस बजट को माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। इस पूरे बजट पर लेकर जिस तरीके से टैक्सेशन पर अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, सरकार ने जनता के लिए जो 2.5 लाख रुपए पर जो छूट हुआ करती टैक्सेशन की, वो 5 लाख कर दी। क्या है ये पूरा? सर, पहले तो ये सरकार का इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। फिर भी सरकार ने इसमें काफ़ी कुछ घोषणाएं की हैं जो कि सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करेंगी। इस बजट में सरकार ने अपने पिछले 4.5 साल का जो भी कार्य किया है उसको भी प्रस्तुत किया है और अगले आने वाले 10 साल का विजन भी पेश किया है। तो इसमें थोड़ा मिक्सचर है। और जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, सीधे शब्दों में कहें तो लिमिट 2.5 लाख की 2.5 लाख ही है, लेकिन जो करदाता जिनकी कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना है। पहले उन करदाताओं को द्वारा 12,500 रुपये का टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब वो 12,500 रुपये का टैक्स उनको माफ़ कर दिया गया है। जैसे कि अगर किसी की 80C में जीवन बीमा इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6,85,000 रुपये इनकम है और वो 1.5 लाख रुपए की छूट कटा देते हैं तो उनकी 5 लाख रुपए इनकम रह जाती है। तो इस प्रकार 5 लाख रुपए पर जो 12,500 रुपये का टैक्स बनता था उसको गवर्नमेंट ने छूट दे दी है और वो 5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स उनको नहीं लगेगा। हाँ, अगर 5 लाख रुपए से कर योग्य इनकम ऊपर है तो उनको जो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल एक जिस तरीके से माना जा रहा है कि TDS को लेकर भी जिस तरीके से टैक्सेशन की जो कम इन्होंने जो किया है, क्योंकि सरकार की जो इनकम है, टैक्स भी एक बड़ा उसका स्रोत होता है, तो क्या आप मानते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल मैं आपसे करूंगा। सरकार का जो राजकोषीय घाटा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले अगर हम 4 साल की तुलना करें तो सरकार का इस समय जो राजस्व है डायरेक्ट टैक्स से वो 12 लाख करोड़ रुपया है, और इसी तरह से GST से भी 12 लाख करोड़ रुपया हमको 1 लाख करोड़ रुपया हर महीना प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए सरकार को काफ़ी पैसा प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो सरकार ने इस बजट में कोई भी लिमिट को नहीं बढ़ाया है, खाली थोड़ी सी रिलीफ जो है उन लोगों को दी है जो मध्यम वर्गीय हैं,
क्योंकि जीएसटी के आने से कुछ चीज़ों पर प्रभाव पड़ा था। सारा कारोबार जो पहले नंबर 2 में होता था वो नंबर 1 में हो गया, तो इसलिए सब लोगों को अपना काम नंबर 1 में करना पड़ता है। तो लिहाजा परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया गया है और जो सरकार ने 12,500 रुपये की छूट मध्यम करदाता को दी है, जिससे कि वो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ सके और वो बाजार से अपनी जीविका चला सके और आराम से सामान खरीद सके। तो क्या माना जाए परचेजिंग पावर बढ़ी है? बिल्कुल परचेजिंग पावर बढ़ी है। मध्यम वर्गीय 3 करोड़ करदाता आज प्रेजेंट में 6 करोड़ 74 लाख करदाता हैं, जिसमें से 3 करोड़ करदाता ऐसे हैं जिनका की रिटर्न 5 लाख तक सरकार के पास जाता है। तो सरकार अगर लिमिट बढ़ा देती तो वो गलत स्टेप होता, क्योंकि उससे हमारे सारे आय करदाता हमारी सरकारी क्लच से बाहर हो जाते और जो देश के लिए एक अच्छा सूचक नहीं था। क्योंकि हमको सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए कर भी लेना है, डेवलपमेंट भी करना है, और सरकार जो इतना बड़ा बड़ा काम कर रही है, इतने रोड बन रहे हैं, इतनी सड़क बन रही हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है और भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो रहा है। मोदी सरकार ने इतना अच्छा स्टेप लिया है। आयकर के मामले में उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो आपकी आयकर विवरणी है उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा, और एक नवीन आंकड़े के अनुसार 97% जो रिटर्न्स हैं उनको एज इट इज गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें कोई भी किंतु परंतु उन्होंने निकालने का, जैसे पहले मेजर स्क्रूटनी हुआ करती थी, विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, लोगों को जाना पड़ता था, अब ये स्क्रूटनी का सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है और इसमें अब ई स्क्रूटनी होगी। डिजिटल इंडिया के तहत आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि आपका स्क्रूटनी करने वाला अधिकारी कौन है। आपके मेल पर ही आपको नोटिस आएगा, मेल पर ही आपको रिप्लाई देनी है। मतलब कॉल्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, एक आदमी दूसरे आदमी का इंटरफेस ही नहीं करेगा, तो रिश्वत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मोदी जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उनका सबसे बड़ा कदम ही यही है डिजिटल इंडिया में कि हम आपस में एक दूसरे से मिल ना पाएँ, क्योंकि कॉल्यूजन जब ही होगा, भ्रष्टाचार तभी होगा जब हम आपस में मिलते हैं। आप देखिए कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के मामले में भी मोदी सरकार ने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया लागू की है, जिससे क्या हो रहा है कि पहले लोग बाग मिल करके आपस में जा करके उसको अपने फेवर में करा लेते थे, लेकिन अब कोई भी काम जो है वो ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो अच्छी तरीके से होगा, उसमें कुछ। धन्यवाद। मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से सरकार ने 2.5 लाख की लिमिट से 5 लाख की लिमिट कर दी है, लेकिन इससे पहले सरकार ने जीएसटी की रेटिंग को अप्लाई किया था। सबसे बड़ा सवाल है कि जीएसटी के आने के बाद में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई है, तो पब्लिकली आप जीएसटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, निस्संदेह जीएसटी देश में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, और जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से इस देश में जो व्यापारियों को दिक्कतें होती थी वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुई हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि थोड़ा सा शुरू में जीएसटी पोर्टल में दिक्कतें आई थी, लेकिन अब वो सारी ठीक हो चुकी हैं। छोटे व्यापारी अभी भी जीएसटी नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे व्यापारियों को सहायता करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जीएसटी के लिए थोड़ा सा सरकार को उसकी अभी अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी। लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग एक सिमेट्री में आ चुके हैं और कुछ जीएसटी में आपको कुछ ऐसा बचा नहीं है। थोड़ा सा लगातार उसमें सुधार की ज़रूरत है, वो सरकार अपनी स्तर से कर ही रही है, उसमें ऐसा कुछ खास रहा नहीं है। जीएसटी तो अब लगातार सुधार की ओर चली जा रहा है। मिडिल क्लास को जिस तरीके से राहत दी है, मजदूर को राहत दी है, किसान को राहत दी है, कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनावी समय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है? देखिए, निस्संदेह कुछ ना कुछ तो चुनावी इसमें है ही, लेकिन ये भी पक्का है कि बजट बहुत संतुलित और बहुत ही अच्छा बनाया गया है मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए और आम आदमी की दृष्टि से देखते हुए। ये जो 5 लाख रुपए तक का आपकी आय करमुक्त की गई है सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है सरकार का। ये मोदी सरकार का एक कहा जाए तो मास्टर स्ट्रोक है, और आने वाली रैलियों में मुझे पूरा यकीन है जब भी हमारे रेस्पेक्टेड मोदी साहब अपनी रैलियां करेंगे तो इन सब चीज़ों को ज़रूर बोलेंगे, जो कि एक कहीं ना कहीं उनके चुनाव को उनकी तरफ जो है प्रभावित करेगी। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किसानों के लिए 6,000 रुपये सालिना देने का वायदा किया सरकार ने, यानी 6,000 रुपये उनके खाते में आएंगे। 6,000 रुपये का मतलब कि 2,000 रुपये तिमाही के हिसाब से सरकार किसान को देगी, तो इसका रेट हम करें तो 17 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ रहा है। तो क्या किसान उससे संतुष्ट हो पाएगा? क्या कितना सही है किसान के लिए फैसला? नहीं, 70 रुपये रोज़ के हिसाब से देंगे तो किसान संतुष्ट तो नहीं होगा, लेकिन जिसको कुछ भी ना मिल रहा हो और उसको खाते में 6,000 रुपये साल और सरकार के हिसाब से देंगे तो वो 3,000 करोड़ 7200 करोड़ रुपये हो रहा है, 72,000 करोड़ रुपये। तो अगर सरकार के खाते से तो 72,000 करोड़ जा रहा है,
इसलिए सरकार के खजाने में तो 72,000 करोड़ रुपए जाएगा ना, आप इसको ये ऐसे समझिए। तो अब 70 रुपये रोज 6,000, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा था किसान को, अब ईयरली हर साल मिले। सरकार को 72,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ेगा। 72,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही आएगा, टैक्स पेयर की जेब से ही वो 72,000। टैक्स पेयर, तो ये कितना सही है कि सरकार अपने वोट के लिए महज 17 रुपये में अपना वोट ले रही है वो किसान से, तो आप कितना सही मानते हैं कि टैक्स पेयर की जेब से वो जाना है? 72,000 करोड़ रुपए का जो घाटा सरकार उसको झेलेगी वो आपकी जेब से जाना है, हमारी जेब से जाना है, तो ये कितना सही है? क्या कितनी सही है ये पॉलिसी? नहीं, किसान जो लगातार आत्महत्या कर रहा है, उसको अपना फसल का मूल्य अभी कम मिल रहा था, उन्होंने MSP 1.5 गुना करने का 22 से ऊपर कदम पे ज़्यादा किया है। बाद बाकी जो टैक्स पेयर्स है उसको तो अपना पैसा चुकाना ही है, उसकी जगह अगर वो किसान को भी 6,000 रुपये अगर साल मिल रहे हैं, हर किसान को जो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन रखता है, जो छोटा किसान है, बड़े किसान की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, जो छोटा किसान है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि 6,000 रुपये तो उसको एटलीस्ट मिलेंगे साल के सरकार की तरफ से। 6,000 रुपये में सिर्फ वोट, इसे वोट का एजेंडा माना जाए या किसान को लाभ होगा? किसान को थोड़ा तो लाभ है। 17 रुपये पर डे का लाभ हो रहा है। 17 रुपये पर डे के हिसाब से किसान कितना खुश हो सकता है? कितने खर्चे से चल जाएंगे? क्या एक समय की उसकी खाने की पूर्ति होगी? नहीं, 17 रुपये में तो एक समय की खाने की पूर्ति होना मुश्किल है। नहीं, कहीं चुनावी लोक लुभावन तो बजट 5 साल के कार्यकाल का उन्होंने अपना पूरा प्रस्तुत किया है कि हमने ये वादे किए थे जो पूरा किए। अब लोक लुभावन चुनाव के दौर में तो थोड़ा सा रखना ही है, तो वो तो लोक लुभावन तो है ही। आपसे जाऊंगा, जिस तरीके से चुनाव के ऐन वक्त पर इस अंतरिम बजट को लाया गया है सरकार द्वारा, हर सरकार लाती है क्योंकि ये बजट ही माना जाता है चुनाव से पहले इसी उद्देश्य के लिए, क्या इसका प्रभाव गठबंधन जो बन रहा है उस पर पड़ेगा? क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना संतुलित और इतना अच्छा बजट जो पेश किया है। और वो बजट केवल इसी बार पेश नहीं किया है, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, अगर आप देखें तो जिस दिन सत्ता में आए थे उसी दिन से उनका सबसे पहला भाषण उनका ये था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। जो उनके पहले दिन से लेकर आज जो है लगभग उनको 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, उनका अगर आप 5 साल का कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं जो मैं समझता हूँ पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने इतनी योजनाएं नहीं चलाई हैं। जहाँ तक इस बजट का सवाल है, आप अगर इस बजट में भी देखेंगे तो मोदी जी ने जितनी योजनाएं गरीबों के लिए चलाएंगे, चाहे वो किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने की बात हो, अभी आपने बोला कि 17 रुपये में कुछ नहीं होता, ये बात हम भी मानते हैं कि 17 रुपये रोज में कुछ नहीं होता, पर अब आप ये बताइए, आज तक किसी सरकार ने इस तरीके का निर्णय नहीं लिया। ये ऐसी पहली सरकार है, इसने कम से कम एक 6,000 रुपये साल की स्टार्टिंग तो करी। अगर हम ये माने किसी चीज़ 6,000 की स्टार्ट की बात, लेकिन आधारभूत जो सुविधा किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं है। उसे उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, समय से उसे बिजली विद्युत की सप्लाई मिलनी चाहिए और खाद बीज पे उसे सब्सिडी मिलनी चाहिए जिससे उसे राहत महसूस हो। 17 रुपये में महज वोट के उद्देश्य से और केवल ये पब्लिकली मैसेज दे देना और एक वोट की राजनीति कर देना कितना सही है? अगर मोदी जी को ये करना होता 17 रुपये रोज वाला, तो ये MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से पहले अगर ये इन्होंने कर दिया होता तो शायद हो सकता है ये तीनों राज्यों में इलेक्शन ना हारते। लेकिन मोदी जी कभी भी इलेक्शन को लेके अपना काम नहीं करते, उनको तो जो काम करना है वो करना है। इतने बड़े बड़े और इतने कड़े जो स्टेप, जो डिसीजन मोदी जी ने लिए हैं, मैं समझता हूँ वर्ल्ड का कोई भी लीडर इतने कड़े और इतने जटिल निर्णय नहीं ले सकता। जहाँ तक किसानों का सवाल है, मोदी जी पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित हैं और वो रातों और दिन उनके लिए इस तरीके के बारे में सोचते हैं कि जिससे किसानों की आय दुगनी हो। उनका लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे देश के सारे किसानों की आय दुगनी हो। निश्चित ही आपकी बात से भी हम सहमत हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय चार्टर के साथ में हम अभी तक जो सरकार द्वारा संसद में जो बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट पेश जो किया गया है चुनाव से एन वक्त पहले, उस पर हम चार्टर्ड की राय ले रहे हैं और आप सीधे तौर पर समझ रहे हैं कि चार्टर्ड का एनालिसिस क्या है। इस पूरे बजट को लेकर उनकी राय हम जान रहे हैं कि ये जो बजट है निश्चित तौर पर लोक लुभावन है। चुनाव से पहले के जो बजट आते हैं निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति से उन्हें पॉलिसीज़ को लाया जाता है और वो मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक भी लगाया है। इस बजट में मजदूर,
किसान और मिडिल क्लास के व्यक्ति को निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने तोहफा देने का काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बजट से वाकई में आम जनता को, आम नागरिक को लाभ मिल पाएगा। और भी चार्टर्ड हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। इस बजट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इस बजट से रियल एस्टेट के कारोबारी को लाभ मिल पाएगा? नहीं, रियल एस्टेट में तो जाहिर सी बात है कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। तो जैसे जीएसटी को भी रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इनकम टैक्स में भी कुछ प्रोविज़न लाए हैं, तो रियल एस्टेट में बेनिफिट होगा। जैसा कि हमारा मार्केट स्लो चल रहा है काफ़ी दिन से, तो अब लगता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स के जो प्रोविज़न बजट में दिए गए हैं तो उनसे रियल एस्टेट बूम पे आ सकता है। और बेसिकली वैसे मुझे जो बजट में लगता है, तो जैसा कि न्यूज़ में था लास्ट जो एमपी और छत्तीसगढ़ के और जो राजस्थान के इलेक्शन थे, तो सैलरीड क्लास को काफ़ी इग्नोर किया गया था। मतलब जो मीडिया का कहना था कि सैलरीड क्लास ने मोदी जी को वोट नहीं दिया है, तो उसको खुश करने का थोड़ा सा ना प्रोविज़न मोदी जी ने इसमें कर दिया है। जो 5 लाख का रिबेट किया है 5 लाख तक की टोटल इनकम पे, और जो 1.5 लाख की एज इट इज़ एटीसी को मेंटेन किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सैलरीड क्लास इससे खुश होगी। और बजट इनफैक्ट अच्छा ही है। फिर अगर हमारे मीडियम लेवल ग्रुप जो है, हमारा सैलरीड क्लास जो रहता है, अगर वो खुश होती है तो जाहिर सी बात है बजट अच्छा है। आपसे हमारा सवाल होगा कि क्या छोटे व्यापारी को इस बजट से लाभ मिलेगा? छोटे व्यापारियों को इस बजट से बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि जो अभी तक करदाता परेशान रहते थे कि हमारी इनकम इतनी नहीं है फिर भी हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उससे 5 लाख वाली जो लिमिट आई है, जो 87A सेक्शन में इन्होंने जो छूट दिया करदाता को, उससे लाभ जाहिर तौर पे ज़रूर होगा। ज़रूर होगा। मध्यम वर्ग के जो करदाता हैं इस बजट से बहुत खुश हैं जी। अब आपसे पूछेंगे, जो सैलरी लोग ले रहे हैं, जो सैलरी एक तबका है जो कि सैलरी लेते हैं, 7 लाख तक का उसका प्रावधान बताया है, तो क्या उसको वाकई में लाभ मिलेगा? हाँ जी, इस बजट में करीबन अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 10 लाख रुपए तक की सैलरी जिनकी है उनको इस बजट से निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। अगर वो सभी तरीके की छूट का लाभ लेते हैं तो उन्हें 10 लाख तक की सैलरी वालों को इस बजट से काफ़ी फ़ायदा होगा। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी, ये बजट महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट, अगर हम एवरेज देखा जाए तो मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए तक की ही इनकम काफ़ी इनकम मानी जाती है, तो सीधा सीधा उन्हें 12,500 का एक बेनिफिट मिल रहा है, जो कि एक उनके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्होंने जो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना जो लागू की है, श्रम योगी मानधन योजना, उसमें जो इन्होंने कहा है कि आफ्टर 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। तो अगर हम देखें तो भारतीय मतलब हमारे परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, टेलरिंग हुआ, होम ट्यूशन्स हुए, या आप घर में देख लीजिए, घर में बाई, हमारी काम वाली बाई भी हुई, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। क्योंकि अगर वो अगर वो 18 से 29 के गैप एज ब्रैकेट में हैं तो 55 रुपये महीना अप्रॉक्सीमेट जो कैलकुलेशन आया है वो 55 रुपये महीना उन्हें कंट्रीब्यूशन देना है। 29 से ऊपर या 29 की एज में उन्हें 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूशन देना है। लेकिन इसके बदले में 60 साल की उम्र के बाद में उन्हें 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन स्पेशली महिलाओं के लिए कोई भी सुरक्षित बीमा योजना नहीं थी या उनके जीवन की सुरक्षा का कुछ भी प्रावधान नहीं था, जो कि मोदी जी ने किया। ये बहुत ही अच्छा कदम है। आपसे पूछना चाहेंगे कि पॉलिटिकली इसे विपक्षी लोग बिल्कुल चुनावी बजट बता रहे हैं, आपका निजी आकलन क्या है इस बजट को लेकर? सर देखिए, मोदी जी का जो बजट है उसकी आलोचना तो सब कर ही रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम जो उनका कार्यकाल देखेंगे 5 साल का, वो सबको पता है कि हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है। हमारे देश ने इंटरनेशनल लेवल पे एक नए आयाम स्थापित किए हैं। अब लोग जानने लगे हैं इंडिया के बारे में और जानने के लिए उत्सुक भी हैं। तो विपक्ष का काम तो ये आलोचना करना है ही। तो हम उस बात पे ध्यान ना देके हम पॉजिटिविटी की तरफ देखें कि हमारे देश में कितने विकास हुए हैं, तो इसको हम विकासशील बजट मान सकते हैं। तो निश्चित इससे विकास की गति बढ़ेगी या बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ी है और आगे बढ़ेगी भी। सर आपने देखा कि चार्टर्ड के साथ में अपनी राय हमने जानी। हम एक बार फिर मिडिल टेबल पर आने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे वार्ता का एक कैलकुलेशन हम यहाँ से लेंगे कि जिस तरीके से बजट को लेकर विपक्षी दल भले ही इसे चुनावी बजट बता रहे हैं, लेकिन चार्टर्ड का आकलन यह है कि इससे निश्चित ही देश की जनता को लाभ मिलेगा, एक आम जनमानस को लाभ मिलेगा। क्या वाकई इस बजट से विकास की गति बढ़ेगी? इसी बजट से नहीं, पिछले 4-5 लगातार बजट को देखें
तो ये गति निरंतर बढ़ रही है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विश्व में 6वें नंबर पर आ गई है, जो आज से 5 साल पहले 11वें नंबर पर थी, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये 5वें स्थान पर आ जाएगी। तो निश्चित है कि ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार पिछले 5 सालों से जो सरकार काम कर रही है उसी का नतीजा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हमारे भारत देश ने कितनी लंबी छलांग लगाई है, जो बड़े काबिल तारीफ है, जो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। विभिन्न प्रकार के उठाए गए लगातार जो स्टेप्स हैं उसके कारण संभव हुई है। इस बजट में भी बहुत सारी ऐसी स्कीम आई हैं जिनसे कि बहुत लाभ होगा। अभी आपने छोटे व्यापारियों के बारे में पूछा कि जीएसटी से उनको परेशानी हुई है। अभी सरकार ने ये महसूस किया कि छोटे व्यापारी जीएसटी में कुछ परेशान हैं, तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाया कि हमारा काफ़ी कुछ कलेक्शन तो बड़े व्यापारियों से ही आता है, मात्र 4 से 5% कलेक्शन ही छोटे व्यापारियों से आता है। तो उनको राहत देने के लिए उन्होंने कंपोजिशन स्कीम को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया। दूसरी चीज़, 40 लाख रुपए तक की रजिस्ट्रेशन की सीमा कर दी कि भाई सारे छोटे व्यापारी इससे बाहर हो जाएं। तो सब छोटे व्यापारियों के लिए बहुत राहत हुई है। अभी इसी बजट में देखते हैं कि जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई सेक्टर के जितने भी व्यापारी हैं, अगर वो 59 मिनट वाला लोन लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर गवर्नमेंट 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है, 2% की इंटरेस्ट की छूट मिल रही है। तो छोटे व्यापारियों की बहुत चिंता गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसी प्रकार पशुपालन के लिए 2% की ब्याज में छूट दी गई है। राष्ट्रीय आपदा के केस में अगर लोन कहीं हो जाती है और लोन में 2% की छूट दी गई है ब्याज में। इसी प्रकार से अगर किसान क्रेडिट कार्ड या क्रॉप लोन में टाइमली पेमेंट अगर किसान करता है तो 3% की विशेष छूट ब्याज में इस बार दी गई है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे निश्चित है देश की प्रगति होगी। क्या मानते हैं कि मोदी जी ने कहा कि अभी महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी का यह कहना कि ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये अभी ये दर्शाता है कि वो अपने कार्यकाल को दोबारा दोहराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और मोदी जी दोबारा जो है वो अब जो इलेक्शन होंगे उसमें आएंगे। और इसी आशय को लेते हुए मोदी जी ने 10 साल का जो अपना विज़न है वो इस बार पहली बार बजट में पेश किया है। उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि आप हमारे साथ रहिए तो हम आपके देश को जो है वो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और इसकी पूरे विश्व में जो है वो चर्चा होगी। अंत में आपसे मेरा एक कैलकुलेशन है कि क्या वाकई इस बजट से आने वाले चुनाव में भाजपा को फायदा मिलेगा? 100%। इस चुनाव ये जो बजट आया है इसे 100% भाजपा को उससे फ़ायदा मिलने वाला है। और ये मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा बजट। ये एक तो छक्का लगता है, छक्के में गेंद अंदर रह जाती है कभी कभी, ये मछलियों के बाहर गई गेंद, ये अट्ठा मार दिया और इस अट्ठे का कोई जवाब किसी के पास है नहीं। ये इतना गजब का शॉट मारा है मोदी जी ने कि इस शॉट का जवाब किसी पर है ही नहीं। आप यकीन मानिए ये जो पूरा पैनोरामा पेश किया गया है कल हमारे रेस्पेक्टेड वित्त मंत्री सीए पीयूष गोयल जी द्वारा, और ये हमारी फेडरेलिटी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे वित्त मंत्री जी इसमें पीयूष गोयल जी हैं जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है मोदी जी के सानिध्य में। पक्की बात है भाजपा को इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा और मुझे पूरा यकीन है भाजपा 300+ लेकर आएगी। आपसे पूछना चाहूँगा, मजदूर, किसान और सैलरी जो लेते हैं उनके अतिरिक्त क्या और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा इसका? नहीं, सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा, जैसे हम जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उन्होंने रिटर्न की संख्या कम नहीं की है। आप 2.5 लाख से 5 लाख की जो इनकम टैक्स फ्री जरूर की है, लेकिन उनको रिटर्न तो फाइल 2.5 लाख से ऊपर पे ही करना है। तो जिससे क्या होगा कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी उनका कि यार 5 लाख की यार वो लिमिट कर देते तो व्यापारी उससे बाहर हो जाता लिमिट से, तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो उनके कब्जे से जो व्यापारी था, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि व्यापारी को छोड़ भी दिया हो मोदी जी ने कि साहब आप एकदम फ्री हैं और आप अपना कहीं भी इनकम प्रस्तुत मत करिए। इनकम का डाटा उनको चाहिए, टैक्स आप मत दीजिए, लेकिन इनकम का डाटा आपको भरना पड़ेगा। जिस तरीके से बजट के आने के बाद में बहुत अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे राजकोषीय जो घाटा है वो और बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राजकोष घाटा बढ़ेगा। जो भी आज तक बजट निकाला है मोदी जी ने 5 साल में, उन्होंने हमेशा रेवेन्यू को ध्यान में रखा है कि मेरा कोई घाटा ना हो। पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें देखो स्लैब को बढ़ाया जाता था कि, और फिर लोगों की हमेशा उपेक्षा रहती थी कि एटीसी की डायरेक्शन को 2 लाख कर देंगे या किसी को 5 लाख का स्लैब को 5 लाख कर देंगे। पहले भी बातें होती रही हैं पर ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस बार भी जो भी है 5 लाख रुपये जो स्लैब किया है उसको हमेशा उसको रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए ताकि कोई नुकसान ना हो,
ताकि 5 लाख रुपए से जिसकी भी ज़्यादा इनकम हो तो उसको पूरा टैक्स देना पड़े। तो इसलिए मोदी जी ने जब भी कोई भी बजट निकाला है उसको हमेशा गवर्नमेंट की रेवेन्यू को विदाउट लॉस बजट निकाला गया है हमेशा, कि किसी को लॉस ना हो और आम जनता को भी प्रॉफिट हो। हाँ, आपने देखा कि इस तरीके से चार्ट का ये एनालिसिस है इस पूरे बजट को लेकर कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस बजट को संसद में पेश किया है और चुनाव के ऐन वक्त पर पेश किया है, उससे आम जनता को तो लाभ मिलेगा, लेकिन भाजपा को भी आने वाले चुनावों में लाभ मिलेगा। अब देखना होगा कि मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक कितना सफल हो पाता है।